डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में प्रगति पोर्टल पर सीएम योगी ने दी जानकारी। कहा, उत्तर प्रदेश आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बनकर उभरा। 86 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली गति। देवरिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी को मिली धमकी। धमकी देने वाला वीडियो वायरल। पुलिस धमकी देने वाले युवक की पहचान में जुटी। संभल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट का आदेश। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का दिया आदेश। हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर दिया आदेश। संगम की रेत पर शिक्षा के रंग। निजी स्कूल ने माघ मेला को प्रैक्टिकल शिक्षा का केंद्र बनाया। माघ मेले में स्कूली छात्राओं को मेले के धार्मिक महत्व की दी जानकारी। छात्राओं से नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और राज्य को एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8 वर्षों में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रगति पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 86 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को गति मिली है, जिसमें 377 प्रमुख परियोजनाओं की सीधे प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है, जो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति पोर्टल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं और 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरण में हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। जब केंद्र व राज्य एक साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो परिणाम भी उतना ही अच्छा आता है। प्रधानमंत्री के विजन को प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिली है। अब समस्या पर चर्चा नहीं, समाधान पर चर्चा होती है, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रगति का मतलब proactive governance and timely implementation, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है। ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अयोध्या से 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। जिले की सीमा पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पंकज चौधरी ने कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रशंसा की। पंकज चौधरी ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई गुमराह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार की कार्यों के आधार पर भाजपा 2027 में फिर सरकार बनाएगी। अयोध्या दौरे के दौरान वे अवध प्रांत के 14 जिलों की संगठनात्मक समीक्षा करेंगे। 86 विधानसभा सीटों को लेकर रणनीति तय की जाएगी और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए जाएंगे। इस महाबैठक में अवध प्रांत के 63 विधायक और 7 मंत्री शामिल हो रहे हैं। जीराम जी को लेकर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में बेहतरीन काम किए हैं। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत जीराम जी एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में पहले सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।
जिसमें रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए सदाचार तथा कमियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो 100 दिन काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन रोजगार की गारंटी रहेगी। जब बुआई और कटाई का सीजन हो तो वे 60 दिन तक कार्य मुक्त रहेंगे, अर्थात 60 दिन में उनका काम से छुट्टी रहेगी और वे लोग जो कतई बुआई का काम है आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं। रोजगार को 4 प्राथमिकता वाली कार्यक्षेत्र में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण होगा। दूसरा बड़ा फायदा होगा कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सड़क, नदी, नाली को बेहतर बनाने से जुड़े हुए काम। इसके अलावा तीसरा बिंदु आजीविका संवर्धन कार्य, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। किसी से किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य इसका चौथा अहम कार्य है। कोई भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसकी मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसका कंपनसेशन मिलेगा। इसके अलावा ये कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुसार होगा और योजना को बनाकर ब्लॉक में प्रेषित करे, और ब्लॉक कोई होगा कि वह जिले में प्रेषित करे ताकि किस गांव की क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप उसे गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाए। ये कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को संबंधित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनता है। इसे स्थायी संपत्तियों का सृजन होगा। पहले मनरेगा कानून के विचलन पर 1000 रुपए का दंड पड़ता था। अब कानून का कोई विचलन करेगा तो उसको 10,000 रुपए का दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। पहले पुरानी व्यवस्था में 6% की व्यवस्था रखी गई थी। नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसकी और सुधार किया जाएगा। पीलीभीत गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को वाया पीलीभीत किए जाने की केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय द्वारा मंजूरी पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की मेहनत रंग लाई। इसकी सूचना पाकर राज्य मंत्री के जन सहयोग कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पूर्व में वाया बरेली पीलीभीत होकर निर्माण किए जाने की मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में पीलीभीत की उपेक्षा करके उसे बरेली, शाजापुर, लखीमपुर आदि जनपदों से होकर गोरखपुर तक निर्माण किए जाने की संशोधित मंजूरी प्रदान की गई थी। इस पर गन्ना विकास एवं चीनी मिले राज्य मंत्री संजय गंगवार ने 25 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर और दिल्ली में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे को पुनः वाया पीलीभीत किए जाने का अनुरोध किया था। गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार के अनुरोध एवं व्यापक पैरवी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे के निर्माण को संशोधित करते हुए पुणे वाया पीलीभीत किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब एक्सप्रेसवे बरेली नवाबगंज से होकर पीलीभीत जनपद की बीसलपुर तहसील के 39 गांव एवं सदर तहसील के लगभग आधा दर्जनों गांव से होकर गुजरेगा। गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में कहा था कि पीलीभीत जनपद नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र का महत्वपूर्ण जनपद है, जहां चीनी उद्योग, गेहूं आदि का उत्पादन बहुतायत होता है, जो जनपद के विकास में उल्लेखनीय योगदान देता है। इतना ही नहीं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना होने से यहाँ देश विदेश के पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवागमन रहता है, जो जनपद के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि औद्योगिक विकास तेज हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी खमीर फैक्ट्री ईस्ट की स्थापना हो रही है। इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक इकाइयों के यहां प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे के वाया पीलीभीत निर्माण होने से जहां दूर दराज के लोगों को अपने व्यापार संबंधी आवागमन में आसानी होगी, वहीं जनपद के विकास एवं नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पूरे यूपी से पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज के दिन ही निषाद मछुआ समाज के उत्थान, अधिकारों और सम्मान के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रण लिया था।
देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम रील में युवक ने विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे शब्द कहे। पुलिस धमकी देने वाले युवक की पहचान में जुटी है। वीडियो वायरल होते ही इलाके में आक्रोश है। वहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। दरअसल सरकारी भूमि पर मजार होने की जांच की मांग विधायक द्वारा मुख्यमंत्री से करने के बाद कार्रवाई की गई थी। एएसडीएम कोर्ट में मजार कमेटी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी थी। संबल तहसील क्षेत्र के ग्राम बिचौली में सरकारी भूमि पर किए गए अनाधिकृत कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार संबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर गांव में स्थित विभिन्न सरकारी भूमियों का सीमांकन कराया जा रहा है। सीमांकन की कार्रवाई के बाद अवैध कब्जा हटना शुरू हो गया। इस दौरान मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ प्रशासनिक टीम मौजूद रही। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि कुल लगभग 20 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। चिन्हित अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं तहसीलदार ने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संबल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद नया मोड़ आ गया है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम विभांशु सुधीर ने तत्कालिक सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये आदेश हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन की याचिका पर दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था। उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संबल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कमर हुसैन ने बताया कि याचिकाकर्ता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम न्यायालय के न्यायाधीश ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संभल अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज करके 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत भी कराना है। बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कूड़ा नरसिंहपुर स्थित मेंथा फैक्ट्री के कैबिन में मंगलवार सुबह 3 लोग मृत मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों सुरक्षाकर्मी थे। एक मृतक के परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कुछ लोग दम घुटने से मौत होना बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ फैक्ट्री परिसर में जुट गई। हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही उझानी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस घटनास्थल पर छानबीन कर रही है। ये वही फैक्ट्री है जिसमें कुछ महीने पहले भीषण आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक गांव कुंडा नरसिंहपुर स्थित मेंथा फैक्ट्री बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक है। फैक्ट्री कर्मचारियों ने मंगलवार को सुबह कैबिन में सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र यादव, भानु यादव और विवेक यादव को मृत अवस्था में पड़ा देखा। तीनों के शव जमीन पर पड़े थे। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में युवती दीपा का कार के नीचे शव मिलने के मामले में पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी सनकी आशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी दोस्ती को तरफा प्यार समझता था, लेकिन लड़की के इनकार के बाद उसने लड़की की हत्या कर दी। दरअसल मृतका दीपा और आरोपी अंकित पहले से दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी अंकित की शादी हो गई, जिससे इन दोनों के बीच दूरी हो गई। लेकिन लड़का लगातार उसके संपर्क करना चाहता था और उसे एक तरफा प्यार करता था। 11 जनवरी की रात को भी उसने इसका पीछा किया और लड़की ने जब उससे खुद को बचाने की कोशिश की और उससे कहा कि तुमसे बात नहीं करना चाहती हूं, तो आरोपी ने उसी के दुपट्टे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बीटा 2 सेक्टर के पार्क के पास कार के नीचे फेंककर फरार हो गया। एडिशनल डीसीपी सुदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस के माध्यम से इस आरोपी तक पहुंची। इसके बाद पुलिस बीटा 2 थाना क्षेत्र में गोल चक्कर पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान ये मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ये नहीं रुका। उसने पुलिस और फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी और आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपी सूरजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर का रहने वाला है और ये फल बेचने का काम करता था।
लखनऊ में 1,92,00,000 की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गुंडवा क्षेत्र निवासी साइबर अपराधी इमरान गाजी को साइबर क्राइम टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने पीड़ित शलभ पांडे से साइबर ठगी की थी। साइबर ठग ने व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी पहचान बनाकर पीड़ित से संपर्क किया और निवेश में अधिक लाभ का झांसा देकर रकम लूट ली। फर्जी आधारों पैन कार्ड से खोले गए कई बैंक खातों में 54 लाख की रकम ट्रांसफर की गई थी। कुल 1,92,00,000 की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया था। प्रयागराज के संगम की रेत पर आस्था के विशाल पर माघ मेला में साधु संतों के साथ भक्ति के रंग नजर आ रहे हैं। इसी माघ मेला क्षेत्र को अब एक प्राइवेट स्कूल ने अपनी छात्राओं के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा का केंद्र बना दिया है, जहां धार्मिक आयोजनों की जानकारी दी जा रही है। स्कूल प्रशासन ने छात्र छात्राओं को माघ मेला क्षेत्र में लाकर इसकी परंपराओं से रूबरू कराया। विवेकानंद जयंती के अवसर पर छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश नाटक के माध्यम से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दिया। उन्होंने बताया कि माघ मेले में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, व्यवस्थाएं कैसी की जाती हैं, मेले का महत्व क्या है। इसके अलावा क्षेत्र में बहने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती की परंपरा, अखाड़ों का स्वरूप तथा कल्पवास क्या होता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। माघ मेला पहुंची छात्राओं को प्रयागराज संगम आरेल घाट पर मेले के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के साथ आस्था के इस केंद्र का भ्रमण कराया। प्रिंसिपल के अनुसार हम अपने स्कूल के बच्चों को माघ मेला का महत्व, पारंपरिक आयोजन और 3 नदियों के संगम के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि वे अपनी संस्कृति से जुड़ें। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कॉपी की किताबी बातों को जीवंत बनाने के लिए बच्चों को मेले में लाया गया है, ताकि वे अपनी संस्कृति और आयोजनों से परिचित हों। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान संपन्न कराने के बाद अब मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए कमर कस ली है। इसके लिए स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का प्रशासन का अनुमान है। माघ मेला 2024 में 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार लगभग 3 गुना अधिक श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान तैयार किया है। मेगा मेला अधिकारी श्रीराज का कहना है, भीड़ प्रबंधन एवं सुगम यातायात के दृष्टिगत इस बार 42 अस्थायी पार्किंग विकसित की गई है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। माघ मेला 2025-26 में कुल 12,100 फीट लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है, जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, चेंजिंग रूम, पुआल, क्रॉसा, शौचालय आदि उपलब्ध हैं। मेलाधिकारी के अनुसार माघ मेले में गंगा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में दोनों नदियों में गिरने वाले सभी 81 नालों की टैपिंग की जा चुकी है। निरंतर गंगा जल की मॉनिटरिंग हो रही है। शासन के निर्देश पर माघ मेले में स्वच्छता, सुरक्षा और सुगम परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है। मेलाधिकारी श्रीराज बताते हैं कि माघ मेले को खुले में शौच मुक्त और गंगा में जीरो डिस्चार्ज हेतु लगभग 25,880 शौचालय, 11,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 25 संरक्षण गाड़ियां एवं 3,300 सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुलभ आवागमन हेतु बाइक, टैक्सी और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है। माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज पांडे बताते हैं कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में 17 थाने व 42 पुलिस चौकी, 20 अग्निशमन स्टेशन, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन वॉच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम तथा 4 पुलिस जल सब कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। 8 किलोमीटर से अधिक डीप वाटर बैरिकेडिंग एवं 2 किलोमीटर रिवर लाइन एकल दिशा मार्ग हेतु लगाई गई है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। नगर एवं मेला क्षेत्र में पूर्व से स्थापित सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त AI युक्त कैमरों सहित 400 से अधिक कैमरों के माध्यम से क्राउड मॉनिटरिंग, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस, इन डेंसिटी रिपोर्टिंग, स्वच्छता एवं सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।